दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिसने कभी ना कभी कोई लोन लिया है। चाहे फिर वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर एजुकेशन लोन हो। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि ईएमआई मिस होना, यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि एक ईएमआई मिस हो जाती है अगर, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो भाई, बड़ी बात तो ज़रूर होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अरे यार, 1 महीने की ईएमआई छूट गई है, अगले महीने हम दे देंगे। लेकिन दोस्तों, इस एक सोच की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी हर साल बर्बाद हो जाती है। उनका सिबिल स्कोर पूरा तबाह हो जाता है, बैंक उनके घर की नीलामी भी कर देता है और वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे कि ईएमआई मिस होने के तुरंत बाद हमें क्या करना चाहिए और पहले दिन से लेकर कोर्ट तक का पूरा सफ़र कैसे होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सिबिल स्कोर पर क्या असर पड़ेगा, बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है और अगर आप सच में प्रॉब्लम में है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात लास्ट में आपको बताएंगे कि खुद को इस मुसीबत से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हर एक सेक्शन आपके लिए पूरी जानकारी से भरा हुआ है और जो कि आपको काम आएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर देना और शेयर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ईएमआई से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जान लेते हैं कि ईएमआई होती क्या है। दोस्तों, ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसे ईएमआई का फुल फॉर्म कहते हैं। मतलब कि आसान भाषा में हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो आपके बैंक खाते से कटती रहती है और बैंक उसको, आपने जहाँ पे लोन लिया है, उसको देती रहती है। और अपना लोन चुकाने के लिए आप एक फिक्स अमाउंट की ईएमआई बैंक को आदेश देते हैं कि वो आपके पैसे उतने काट ले। एक आसान एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था और वो भी 5 सालों के लिए 12% के इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर पर। तो अब बैंक ने कैलकुलेट किया और उसने बोला कि भाई, हर महीने तुम अगर मुझे 11,122 रुपये की ईएमआई दे दोगे तो आपका लोन 5 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। और ये जो 11,122 रुपये है, यही आपकी ईएमआई होती है। अब इस ईएमआई में भी दो चीज़ होती है, पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। यानी कि जो असल लोन आपने लिया था उसका हिस्सा कहलाता है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट यानी कि उस लोन पर बैंक ने जो चार्जेस लिए हैं, जो ब्याज दर ली है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। शुरुआत में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कम, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो अब आता है असली सवाल कि अगर ये ईएमआई आपसे मिस हो जाए या आप ना भर पाओ तो क्या होगा। तो जान लेते हैं कि ईएमआई मिस होने के बाद तुरंत क्या करें। पहले 1 से 3 दिन में आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करने चाहिए। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी ईएमआई की ड्यू डेट है 5 तारीख को, यानी कि 5 तारीख को आपकी ईएमआई कटती है। लेकिन 5 तारीख आ गई और आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर आप पैसे डालना भूल गए या किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए। तो अब क्या होता है, तो पहले 24 घंटे के अंदर ग्रेस पीरियड या इंटरमीडिएट बाउंस होता है। सबसे पहले बैंक आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट करने की कोशिश करता है। अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर पेमेंट बाउंस हो जाती है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात आती है। कुछ बैंक 1 से 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन 1 से 3 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो बैंक उसे लेट नहीं मानता। लेकिन ये ग्रेस पीरियड हर बैंक नहीं देता और हर लोन टाइप के लिए भी नहीं होता। अब जानते हैं बाउंस चार्जेस की, जो कि पहली मार आपको पड़ती है उसके बारे में। जैसे ही आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, यानी कि आप हफ्ता नहीं दे पाते, तो बैंक तुरंत आपके अकाउंट पर बाउंस चार्ज लगा देता है। और ये चार्जेस कितना होता है, तो अलग अलग बैंकों के हिसाब से ये अलग अलग होता रहता है। लेकिन आमतौर पर 300 से लेकर 1500 तक के चार्जेस होते हैं। और ये अमाउंट आपके लोन के आकार पर भी डिपेंड करता है कि कितनी होगी। मतलब कि आपने ईएमआई नहीं दी तो ऊपर से एक्स्ट्रा पेनल्टी आप पे लगेगी, जिसे ईएमआई बाउंस चार्ज कहते हैं। अब बात करते हैं एसएमएस और ईमेल रिमाइंडर की। तो बाउंस होने के कुछ ही घंटों के अंदर बैंक आपको एसएमएस और ईमेल भेज देता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी ईएमआई ड्यू है, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए। और ये रिमाइंडर सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये असल में एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है। अब बात करते हैं कि अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आगे 3 से 30 दिनों के भीतर क्या होगा, यानी कि लेट पेमेंट चार्जेस और फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे। तो अब अगर आप उस एसएमएस को भी इग्नोर कर देते हैं जो 3 दिनों में आपको मिला था, या 7 दिनों में 10 दिन बीत जाते हैं, तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं, जो कि आपके लिए दूसरी मार हो सकती है।
तो बाउंस चार्जेस के अलावा बैंक अब लेट पेमेंट चार्ज या फिर पेनल इंटरेस्ट भी लगाना शुरू कर देता है। तो जानते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपकी ईएमआई थी 10,000 रुपये की, जो कि आपने नहीं दी, तो बैंक कहता है ठीक है, हम तुम पर 2% पर मंथ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब कि 200 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने। ये देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन अगर आप कई महीने ईएमआई नहीं देते हैं तो ये अमाउंट भी बढ़ जाता है। अब आते हैं रिकवरी कॉल शुरू होने वाली स्थिति पे। तो इस पीरियड में बैंक का रिकवरी डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और वो आपका कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। पहले वो पोलेटरी सर आपकी ईएमआई पेंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी सिचुएशन में बात करते हैं। लेकिन अगर आप कॉल नहीं उठाते हैं या बात नहीं करते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और बार बार कॉल आने लगते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि इसके अलावा आपके सिबिल स्कोर पर भी असर दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। बैंक हर महीने आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अपना क्रेडिट ब्यूरो जो है उसे, जैसे सिबिल, एक्सपेंस, क्रिसिल, ये सारी जो हमारी क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी है उसको पेमेंट हिस्ट्री की एक रिपोर्ट देती है। जैसे ही आपकी ईएमआई मिस होती है तो ये डिफ़ॉल्ट या लेट पेमेंट की एंट्री आपके सिबिल रिकॉर्ड में चढ़ जाती है। अब जानते हैं कि ये सिबिल स्कोर क्या होता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही सिबिल स्कोर अच्छा माना जाएगा। अगर 750 से ऊपर का स्कोर है तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है और 700 से 750 तक है तो ठीक ठाक माना जाता है। जबकि स्कोर अगर 650 से 700 के बीच में है तो कमज़ोर, और अगर 650 के भी नीचे है तो बहुत ही ख़राब माना जाता है। तो अब जब आपकी ईएमआई मिस होती है तो आपका सिबिल स्कोर 20 से 50 अंक तक गिर सकता है और इससे ज़्यादा भी कई कबार हो जाता है, सिर्फ एक इस ईएमआई मिस करने से। अब जानते हैं कि ये स्कोर क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि भविष्य में अगर आप घर के लिए लोन लेना चाहोगे, कोई गाड़ी के लिए लोन लेना चाहोगे, या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहोगे, या फिर किसी बिजनेस के लिए लोन लेना चाहोगे, तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखेगा और अगर ख़राब सिबिल स्कोर हुआ तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि 30 से 90 दिन अगर हो जाए तो ईएमआई मिस होने पे क्या होता है और एनपीए की तरफ कैसे बढ़ता है। दोस्तों, अगर 30 दिन तक ईएमआई नहीं दी जाती तो अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है और बैंक की भाषा में आपका अकाउंट एसएमए, यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब इसमें एसएमए की भी कैटेगरी होती है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। तो एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, और आरबीआई के रूल्स के मुताबिक अगर एसएमए 0 है यानी कि 1 से 30 दिन तक का डिले चल सकता है, एसएमए 1 यानी कि 31 से लेकर 60 दिनों तक का, और एसएमए 2 की कैटेगरी में है, मतलब 61 से लेकर 90 दिन का डिले। जैसे जैसे आप इन कैटेगरी में आगे बढ़ते जाते हो बैंक का प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ते रहता है। फिर शुरू होते हैं रिकवरी एजेंट्स की बारी। इस पीरियड में कुछ बैंक रिकवरी एजेंट भेजना शुरू कर देती है आपके घर पे। ये लोग डायरेक्टली आपके घर या ऑफिस में आते हैं। और अब यहाँ तक एक जरूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकता। रात के 7 बजे के बाद या सुबह 7 बजे से पहले आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। आपके पड़ोसी, रिलेटिव या कलीग के सामने आपको परेशान नहीं कर सकता और आपको फिजिकली हार्म नहीं कर सकता। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करे तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 90 दिन हो गए तो एनपीए का खतरा कैसे होगा। दोस्तों, अगर 90 दिन यानी कि 3 महीने तक भी ईएमआई नहीं भरी है तो बैंक आपको अकाउंट को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में डाल देगा और उसे एनपीए डिक्लेयर कर देगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि ये लोन वसूली के लायक अब नहीं रहा है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बैंक का एटीट्यूड पूरी तरह से बदलने लगता है, लीगल एक्शन की तैयारी शुरू कर देता है और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। फ्यूचर में कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है और कम से कम 7 साल तक ऐसा इम्पैक्ट रहता है। अब जानते हैं कि एनपीए के बाद लीगल एक्शन और सरफसाई एक्ट जो बैंक लगाते हैं वो क्या है। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से बैंक के पास बहुत ही ताकतवर लीगल टूल आ जाता है, जो कि है सरफसाई एक्ट 2002 का। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटिज्म एंड रिकन्सिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। नाम बहुत ही बड़ा है लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा है। इस एक्ट के तहत अगर आपने सिक्योर लोन लिया है, मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी लोन या एसेट कोलेटरल पे रखा है, तो बैंक कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके बिना ही वो उसका ऑक्शन कर सकता है। तो बैंक डायरेक्टली आपको नोटिस भेज सकता है, 60 दिन का नोटिस होता है, और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को नीलाम यानी कि ऑक्शन भी कर सकता है और ये सब बिना कोर्ट चाहे वो कर सकता है सरफसाई एक्ट के तहत।
ये कब अप्लाई होता है इसे भी जान लेते हैं। अगर आपका लोन 1 लाख से ज़्यादा है, जो आजकल लगभग सभी लोन के होते ही है, और वो अगर सिक्योर लोन है जैसे कि होम लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो फिर सरफसाई एक्ट आप पे अप्लाई हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो स्टेप 1 होता है कि बैंक आपको डिमांड नोटिस भेजता है। सेक्शन 13(2) के तहत बैंक आपको 60 दिन का नोटिस भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि इतने रुपए का बकाया है, 60 दिन में क्लियर कर दो। अगर आप इसे नहीं देते हैं तो फिर स्टेप 2 आ जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी का पोजेसन लेना। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है और आपको अपना घर या गाड़ी छोड़नी पड़ सकती है। उसके बाद आता है स्टेप 3, जो कि है पब्लिक ऑक्शन देना, यानी कि बैंक उस प्रॉपर्टी को न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट करके ऑक्शन कराता है और आपका पैसा वसूल किया जाता है। अगर ऑक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन से कम निकली तो बैंक आपसे बाकी की रकम वसूल करने के लिए सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की, क्योंकि ये था अपना सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन में अगर आपकी जो भी चीज़ें गिरवी रखी है वो सरफसाई एक्ट के अंतर्गत बैंक वसूल कर सकता है। लेकिन अगर बात करें अनसिक्योर लोन की, तो उसके लिए बैंक सिविल कोर्ट जा सकता है। अगर लोन अनसिक्योर्ड था जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन, तो बैंक सरफसाई एक्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो सिविल कोर्ट में केस फाइल जरूर कर सकता है और आपकी एसेट वहाँ पर अटैच करवा सकता है। उसके बाद आता है डीआरटी, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो 20 लाख से ज़्यादा के लोन के लिए बैंक ने डीआरटी में केस फाइल कर सकता है। ये एक स्पेशल तरह का कोर्ट होता है जो स्पेसिफिकली बैंक लोन रिकवरी के लिए ही बनी होती है, और यहाँ पे केसेस नॉर्मल कोर्ट से जल्दी में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का काम ही यही है। अब बात करते हैं कि अगर किसी ने आपके लोन की गारंटी दी है तो उस गारंटर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, एक और बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है गारंटर का मामला। अगर आपने किसी के लोन का गारंटर बने हो और वो भी ईएमआई मिस कर देता है तो आप भी खतरे में आ सकते हो। तो गारंटर का मतलब होता है कि आपने लीगली ये कहा है कि अगर ये आदमी लोन नहीं चुकाएगा तो मैं उसका लोन चुका दूंगा। इसी को गारंटी कहना कहते हैं। तो बैंक ही बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है। मान लीजिए जैसे ही आपने जिसका गारंटी ली थी वो व्यक्ति अगर लोन को डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक गारंटर को भी नोटिस भेज सकता है, और गारंटर का सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है और गारंटी की प्रॉपर्टी भी इसमें सीज हो सकती है। साथ ही गारंटर के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी लोन का गारंटर बनने से पहले 100 बार सोचिएगा। परिवार का हो या फिर दोस्त का, गारंटर बनना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप सच में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईएमआई अगर मिक्स हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन सवाल यह आता है कि अगर आप जेन्युइनली प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। सबसे पहले ये जाने कि बैंक भी नहीं चाहता कि लीगल एक्शन लेने की नौबत आए, वो भी चाहता है कि आप लोन पूरा चुका दें शांति से। इसलिए आपके पास ऑप्शन 1 बचता है कि बैंक से तुरंत जाके बात करें। जैसे ही आपको लगे कि ईएमआई आप नहीं भर पाएंगे, उसी दिन आप बैंक में चले जाएं या फिर बैंक को कॉल करें या उनकी ब्रांच में विजिट करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप बैंक को बताएंगे उतना ही ज़्यादा ऑप्शन आपके पास ओपन होते जाएंगे। दूसरा है ईएमआई मोरेटोरियम, यानी कि कोरोना के बाद आरबीआई ने ईएमआई मोरेटोरियम दिया था। इसका मतलब था कि कुछ महीने की ईएमआई रोको, पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ऐसी स्कीम नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर आप बैंक से पर्सनली बात करेंगे और अपनी सिचुएशन उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो बैंक कभी कभी टेम्परेरी रिलीफ आपको दे सकता है, कुछ महीने की ईएमआई वो रोक सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, जो कि है लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना। इसका मतलब है कि बैंक आपकी ईएमआई की टर्म्स को बदल देता है, जैसे कि लोन टेन्योर बढ़ा देता है। अगर 5 साल का लोन था तो उसे 7 साल कर देता है, जिससे मंथली ईएमआई जो है वो कम हो जाती है। साथ ही इंटरेस्ट रेट रिवाइज भी कर सकता है और कुछ पेनल्टी भी वेव अप हो सकती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 आता है आपके सामने, वो है वन टाइम सेटलमेंट का। तो अगर सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाए और आप पूरा बकाया नहीं दे सकते हैं तो बैंक ओटीएस का ऑप्शन आपको देता है। इसमें बैंक एक नेगोशिएट अमाउंट पर सेटल करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका 5 लाख रुपए का बकाया है तो बैंक कहता है कि ठीक है, आप मुझे 3.5 लाख रुपए दे दो और अकाउंट सेटल कर लो। तो ध्यान रहे कि ओटीएस सेटल करने के बाद भी सिबिल में सेटलेड लिखा आ जाता है, जो क्लोजेट से कमज़ोर होता है, लेकिन ये डिफॉल्टर से बेहतर होता है। लेकिन इसके कारण भी आपका सिबिल स्कोर जरूर गिरता है। उसके बाद ऑप्शन 5 आता है बैलेंस ट्रांसफ़र का। अगर किसी दूसरे बैंक में कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है तो आप अपना लोन वहां पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इससे ईएमआई भी कम हो जाती है। इसे बैलेंस ट्रांसफ़र करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है पार्शियल प्रीपेमेंट। अगर आपके पास पहले से कुछ सेविंग मौजूद है तो एक बड़ा पेमेंट करके आप आउटस्टैंडिंग लोन को कम कर सकते हैं और इससे ईएमआई भी कम हो जाती है।
अब एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईएमआई मिस होने पर बैंक से छुपाना नहीं है, बैंक से सीधे बात करनी है। जितना जल्दी बात करोगे उतने ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जिन्होंने कभी लोन लिया हो या लोन लेने की सोच रहे हो। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे यूज़फुल लगी इस पूरे वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब बेल जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।